चलो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चैप्टर का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मेरी बात ध्यान से सुनो सब। हम जानते हैं इनकम के कितने हेड होते हैं? 5 हेड होते हैं। एक होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा होता है पीजीबीपी, उसके बाद क्या होता है कैपिटल गेन, उसके बाद क्या होता है अदर सोर्सेस। ये 5 हेड होते हैं। इन पांचों हेड में से मैं अभी क्या स्टार्ट करने वाला हूं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऊपर से बंद है, जल्दी बैठो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखो, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप लोगों को इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट, ठीक है? क्या पता होना चाहिए? फॉर्मेट। इस क्लास में अभी कौन कौन ऐसे बैठे जिन्होंने हाउस प्रॉपर्टी पहले पढ़ा हुआ है? एक आप हो, एक आप हो, और आप नहीं हो, आप हो, पढ़े हुए हो, ठीक है? बाकी पूरी क्लास लगभग नहीं पढ़ी, आप ऑनलाइन किए थे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है? हम अभी इसके ना फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं, अभी है ना लिखूंगा ना, जो भी कुछ समझ में नहीं आएगा क्या क्या लिख रहे सर ऐसा मन में लगेगा। थोड़ी देर रुको, मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। सबसे पहले क्या लेते हैं? म्युनिसिपल वैल्यूएशन। फिर क्या लेते हैं? फेयर रेंट। ये दोनों में जो कम होगा, विच एवर इज हायर, इन दोनों में जो ज्यादा होगा उसको नीचे उतारना है, ठीक है? उसके बाद हमको लेना है एक्सपेक्टेड रेंट, सॉरी स्टैंडर्ड रेंट। उसके बाद हमको क्या लेना है? स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट और ये जो अमाउंट आई है, इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे। तो जो छोटा होगा, विच एवर इज लोअर, इसको नीचे उतारेंगे। ये जो अमाउंट आएगी इसको बोलेंगे हम एक्सपेक्टेड रेंट। इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। अब यहां पर लेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। अब क्या लेंगे? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड में। इन दोनों में जो इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको हम नीचे उतारेंगे, विच एवर इज हायर। अब ये जो अमाउंट आएगी इसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये जो अमाउंट आएगी उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहां पे दो चीजों को माइनस करेंगे। एक माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, और दूसरा माइनस करेंगे अनरियलाइज्ड रेंट। ये माइनस होगा। माइनस होने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसको बोलेंगे एनुअल वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे? एनुअल वैल्यू। अब इसमें एनुअल वैल्यू में फिर से डिडक्शन मिलेगी अपने को, अंडर सेक्शन 24 वाली। ये डिडक्शन लेना है। पहली डिडक्शन मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। ये माइनस करेंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पर माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट और लोन के अंदर दो पार्ट होगा, एक होगा प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट और दूसरा होगा कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट।
ये दोनों माइनस होगा। अब जो बचेगा उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे एरिया रेंट, सॉरी यहाँ पर ऐड करेंगे रिकवरी ऑफ एरिया रेंट या फिर अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ अर्लियर ईयर्स। ये अमाउंट लेना है, इसमें लेस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, और जो बचेगी अमाउंट बाहर। अब जो बचेगा उसको बोलेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये छोटा सा फॉर्मेट है इसका। ठीक है, क्या लिखे सर, कुछ समझ में नहीं है, एक तो शब्द हमने पहले कभी सुना नहीं है। ठीक है, सुनो, सबसे पहले है ना फॉर्मेट को 2 मिनट आप लोग है ना ध्यान से देखो बस। इसको हमें ना 3 बार 2 बार करके हम पढ़ेंगे। पहले तो फॉर्मेट का ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद फॉर्मेट के अंदर जो जो लिखा है सबका मीनिंग देखेंगे कि किसको क्या बोलते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसका टू द पॉइंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका क्या कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो 3 लेयर में पढ़ेंगे हम इसको। तो सबसे पहले ओवरव्यू की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा फेमिलियर नहीं हो आप लोग इसलिए अजीब सा लगेगा। सबसे पहले हम लेते हैं क्या, म्युनिसिपल वैल्यूएशन। क्या होता है मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, म्युनिसिपल वैल्यूएशन। सबसे पहले क्या लेते हैं, म्युनिसिपल वैल्यूएशन। लेकिन हम कर क्या रहे हैं इस चैप्टर में, हम क्या निकाल रहे हैं, इनकम फ्रॉम। मैं बोला ना पहले मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा, तो सुनो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मान लो एक आदमी है, इसके पास एक मकान है, एक आदमी है इसके पास एक मकान है, इसने अपना मकान किसी दूसरे पर्सन को क्या कर दिया है, रेंट पर दिया है। तो रेंट पर जब देता है ना मकान को, तो उसको रेंट पर देना नहीं बोलते, एक वर्ड यूज करते हैं लेट आउट। क्या वर्ड यूज करते हैं, लेट आउट। मतलब उसने अपने मकान को क्या किया हुआ है, लेट आउट किया हुआ है, किराए पर दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है भाई, अगर किराए पर दिया तो उसको क्या मिल रहा होगा, किराया मिल रहा होगा। किराया किसको मिल रहा होगा, इसको मिल रहा होगा। तो इस आदमी की इनकम है। तो क्या अगर आप अपने मकान को मान लो 10,000 रुपए पर मंथ किराए पर दिए हो, तो मैं आपकी इनकम निकालना है तो 10,000 इंटू 12 करूंगा तो 1,20,000 आ जाएगा। अगर इतनी सी बात थी तो इसके लिए चैप्टर क्यों बनता। अगर मेरे को आपकी किराए की इनकम कैलकुलेट करनी है तो वो इतनी सी बात रहती कि 10,000 इंटू 12 करके 1,20,000 आ रहा है, तो वो चैप्टर क्यों बनाता, है ना। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो लोग अपना मकान किराए पर देते हैं और जिनको किराए से इनकम हो रही है, मकान को देने से, मकान को किराए पर देने से जो इनकम हो रही है, उसी की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है किसके ऊपर होना चाहिए, मकान के मालिकों पर, जो मकान किराए पर दे रहे हैं, ना कि किराएदारों पर। किराएदार तो खर्चा कर रहे हैं ना, इनकम किसको हो रही है, मकान के मालिक को। और ये जो आदमी है जिसने मकान किराए पर दिया है, इसका मकान का ओनर होना जरूरी है, तब उसको होने वाली इनकम को हम क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। हरी बात समझ में। तो यहां पर जो इंसान जिसने अपना मकान किराए पर दिया है, वो आदमी क्या होना चाहिए, उस मकान का ओनर होना चाहिए, ओनर, मकान का मालिक होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो किराए पर दे रहा है ना भाई, वो मकान भी होना चाहिए। मशीन किराए पर दे दिया, ठीक है, गाड़ी किराए पर दे दिया, तो वो हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा क्या, नहीं। हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, मकान। और मकान को किराए पर देने से जो किराए की इनकम मिल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मकान को बेच देगा तो उससे जो इनकम होगी तो उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे, नहीं, वो कैपिटल गेन में जाएगा। सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में हमको क्या देखना है,
रेंटल इनकम देखना है। क्या देखना है? रेंटल इनकम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मेरी पहली कंडीशन थी कि जो आदमी मकान को किराए पर दे रहा है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाने के लिए उसका ओनर क्या होना, उसका क्या होना जरूरी है? ओनर होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये आदमी, एक आदमी है, उसने अपना मकान किसी को किराए पर दिया और ये आदमी ने उस मकान को किसी और को किराए पर दे दिया, तो इसको जो इनकम हो रही है कौन है? ओनर है। तो इसको जो इनकम हो रही होगी ना इस आदमी से, उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। लेकिन इस आदमी ने उस मकान को तीसरे बंदे को किराए पर दे दिया, तो इसको जो रेंट की इनकम हो रही होगी उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो ओनर नहीं है, वो सब लेट किया है मकान। क्या किया है? किराए में लेके किराए में दिया है। तो ओनर अगर नहीं है तो ये कहां जाएगा? इसकी जो इनकम हो रही है उसको अदर सोर्सेस में लेंगे। कहां लेंगे? अदर सोर्सेस वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तब उसमें लेंगे। मकान के मालिकों को जो मकान को किराए पर देने से इनकम हो रही है उसको अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लेते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो मैंने आप लोगों को भी बताया कि इस आदमी ने अपना मकान इतने रुपए में किराया दिया, मान लो 10,000 रुपए में, तो 12 महीने के हिसाब से इसको कितने रुपए का किराया मिला? 1/20 मिला। तो क्या 1/20 इसकी इनकम मान लेंगे? नहीं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस बारे में बात नहीं करता कि आपका मकान कितना किराया कमा रहा है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस बारे में बात करता है कि आपका मकान कितना किराया कमा सकता है। इनकम टैक्स वाले को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका मकान आपने कितने रुपए किराए में दिया है। हो सकता है दोस्ती यारी में कम में दे दिए होंगे, रिश्तेदारी में फ्री में दे दिए होंगे, है ना, या कमाना है तो ज्यादा में दे दिए होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इनकम टैक्स वालों को उससे कोई मतलब नहीं है कि आप अपने मकान को कितने रुपए में एक्चुअली किराए में दे के रखे हो। इनकम टैक्स वाले को इससे मतलब है कि आपके पास मकान है ना, तो आपका मकान कितना किराया जनरेट कर सकता है, उसको उससे मतलब है। खाली भी पड़ा रहेगा मकान तो भी आपकी इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो इसलिए हम, है ना, ये फॉर्मेट का यूज करते हैं। ये फॉर्मेट निकाल के कैलकुलेशन करके देता है कि आपका मकान कितना रुपए किराया कमा सकता है और कमा रहा है। एक सिंपल सा लॉजिक है। मान लो इस आदमी ने इस आदमी को मकान किराए पर दिया है, कितने रुपए में? 10,000 रुपए में। और ये आदमी इसका दोस्त है, दोस्ती यारी में कम में दे के रखा है। लेकिन ये मकान अगर किसी दूसरे को देता ना तो इसको 15,000 रुपए पर मंथ में किराए में जाता, तो किराया कितना मिलता? 1,80,000। 1,80,000 किराया मिलता। तो इनकम टैक्स वाले को 1/20 से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा मकान कितना किराया कमा सकता है? 1,80। तो 1,80 पर ही आपसे क्या लिया जाएगा? टैक्स लिया जाएगा। मतलब इनकम आपकी कितनी मानी जाएगी? 1,80 मानी जाएगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में जो मेन जो समय लगता है ना, वो ये कैलकुलेट करने में लगता है कि आपका मकान कितना किराया कमा सकता है। कमा रहा है कितना वो तो लिखा हुआ मिल जाता है क्वेश्चन में, कितने रुपए के रेंट में दिया है। ठीक है, फिर बताओ, अब 1,80 आपको किराया मकान कमा सकता है। ठीक है, तो भाई जो बिजनेस में जो मकान का मालिक है वो खर्चा भी तो कर रहा होगा मकान से रिलेटेड, कुछ कुछ खर्चे कर रहा होगा। तो इनकम कमाने के लिए खर्चे की हो तो खर्चों की डिडक्शन नहीं लोगे? लेंगे। ठीक है, कुछ नुकसान हो गया, कोई किराएदार अगर किराया डुबा दिया तो उसका क्या डिडक्शन नहीं लोगे आप? लेंगे। मकान बनाने के लिए लोन लिए थे, लोन के ऊपर ब्याज का पेमेंट कर रहे हो तो उसका डिडक्शन नहीं लोगे? लेंगे। तो इनकम कमाए इतना या कमा सकते हैं इतना और खर्चे हुए इतना, तो खर्चा वर्चा माइनस करने के बाद जो बच गया उसको क्या मानेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। ये फॉर्मेट में वही छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस। ये वाला जो पोर्शन है ना, इतना पोर्शन, कहां तक का पोर्शन? आपका मकान कितना किराया कमा सकता है उसकी बात करता है। और उसके आगे का जो पोर्शन है, ये नीचे का, यहां तक का, ये खर्चों की बात करते हैं कि कितने कितने खर्चे हुए। मतलब ये जो पोर्शन है वो काहे की बात करता है? कितना आपको किराया मिल सकता है, मिल रहा है, जो भी है। और ये जो पोर्शन है पूरा काहे की बात करता है? खर्चों की। तो इनकम में जब आप खर्चे माइनस कर दोगे तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलोगे। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई किराएदार पुराने समय का किराया डुबा दिया रहता है, तो डूबा हुआ किराया हमको वापस मिल जाता है आके, तो वो आपकी इनकम है कि नहीं है? जब डूब गया था तब वो आपका नुकसान था, अब डूबा हुआ किराया वापस मिलेगा तो आपकी इनकम होगी कि नहीं होगी? तो लास्ट में अगर मान लो कोई डूबा हुआ किराया वापस मिल रहा है तो उसको जोड़ दोगे तो आपकी जो टोटल इनकम है
इस साल की इनकम प्लस डूबा हुआ किराया मिलने से जो इनकम, उसको टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। क्लियर है? तो अब इंडिविजुअली हम अब सब चीजों को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे म्युनिसिपल वैल्यूएशन की। सबसे पहले बात किसकी करेंगे? म्युनिसिपल वैल्यूएशन। फिर क्या करेंगे? फेयर रेंट लेंगे। ये दोनों में कंपेयर करेंगे, दोनों में जो ज्यादा होगा उसको नीचे उतारेंगे। मान लो आपके मकान की म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 1,00,000 रुपए और फेयर रेंट है 1,20,000 रुपए, तो दोनों में ज्यादा कौन सा है? तो नीचे उतरेगा एक भी। प्लस माइनस नहीं करना है, कंपेयर करना है। नीचे कितना उतरेगा? 1,20,000 रुपए उतरेगा। ठीक है, अब कंपेयर करने के बाद ये अमाउंट आ गई, तो ये अमाउंट को अभी कुछ नाम नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लेना है? स्टैंडर्ड रेंट लेना है। क्या लेना है? स्टैंडर्ड रेंट। फिर स्टैंडर्ड रेंट और ये जो कम आई, जो ज्यादा वाली अमाउंट आई थी, उसको और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करो। इन दोनों में जो कम होगा उसको नीचे उतारना है। इन दोनों में जो कम होगा उसको नीचे उतारोगे, तो ये कम वाली जो अमाउंट आएगी उसको एक नाम दे देना है आपको अपने मन। जो जो रेड पेन से लिख रहा हूं वो नाम आपको अपने मन से देना है। तो ये नाम आप दे दोगे, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद क्या लेते हैं? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअली जो आपको रेंट रिसीव हुआ, ये दोनों को ले लो, इन दोनों में कंपेयर करो, विच एवर इज हायर। WEH मतलब विच एवर इज हायर, WEL मतलब विच एवर इज लोअर। फिर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड में जो भी बड़ा होगा उसको नीचे उतारोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इसमें दो चीजों की डिडक्शन मिलती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से। कौन कौन सी दो चीजों की डिडक्शन मिलती है? म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दो, और क्या माइनस कर दो? अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर दो। ये दोनों माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसको क्या बोलेंगे? एनुअल वैल्यू। अब इसके बाद एनुअल वैल्यू में से दो चीजों की डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 बोलते हैं इसको। ठीक है, पहला डिडक्शन मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। मतलब ये जो अमाउंट आई है ना, उसी का 30% माइनस कर देंगे। याद है जब हम रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ते थे तो मैंने बताया था कि वहां पे 30% माइनस करना पड़ता है, वो इसी कारण से। ठीक है, जब भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं तो आपको एनुअल वैल्यू में से 30% माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? ये कंपलसरी डिडक्शन है, करना ही चाहिए। जैसे सैलरी में अपन 50,000 माइनस करते थे, कंपलसरी डिडक्शन थी, वैसे यहां पर भी कंपलसरी डिडक्शन है। कितने की? 30% की। ये क्या होता है? अभी देखो, कोई भी चीज की मीनिंग समझाना चालू नहीं किया, अभी मैं फॉर्मेट का ओवरव्यू दे रहा हूं आप लोगों को। फिर यहां पर आप ये ले लिए। उसके बाद अगर आपने मकान वकान बनाने के लिए लोन वोन लिया हुआ है या मकान खरीदने के लिए लोन वोन लिया हुआ है, तो लोन का जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो माइनस कर दो। इस अमाउंट में से ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। जो बचेगी अमाउंट उसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम क्वेश्चन में आपकी गाड़ी यहीं रुक जाएगी आके। मतलब मैं बोल सकता हूँ 2 या 3 ही क्वेश्चन होंगे जिसमें आगे जाना पड़ेगा, बाकी सारे क्वेश्चन में आके आप यहीं रुक जाओगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको एरियर रेंट नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब आपकी इतनी इनकम हो गई, मान लो पिछले समय का कुछ किराया डूबा हुआ रहा होगा आपका, उसकी रिकवरी हो रही है अभी प्रीवियस ईयर में, तो जो डूबे हुए किराए की रिकवरी हो रही है उसकी अमाउंट ले लो, उसमें भी 30% डिडक्शन काटो, जो बची हुई अमाउंट आएगी बाहर जाएगी, और ये दोनों को जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट का ओवरव्यू। फॉर्मेट याद रहेगा क्योंकि हर क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के बेस पे ही बनना है। फॉर्मेट में कोई भी चीज को आगे पीछे नहीं करना है, सीक्वेंस मेंटेन करके चलना है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू। फिर क्या लेते हैं? फेयर रेंट। दोनों में जो ज्यादा होगा नीचे उतरेगा। फिर उसके बाद क्या लेंगे? स्टैंडर्ड रेंट। फिर दोनों में जो कम होगा उसको नीचे उतारेंगे, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। फिर क्या लेंगे? एक्चुअल रेंट। फिर दोनों में जो ज्यादा होगा उसको नीचे उतारेंगे, उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू में दो चीजों की छूट मिलेगी, एक म्युनिसिपल टैक्स की और अनरियलाइज रेंट की। ये दोनों माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो बचती है उसको क्या बोलेंगे? एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में फिर क्या करेंगे? दो डिडक्शन लेंगे 24 अंडर सेक्शन 24 का। कौन कौन सा? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% किसका? एनुअल वैल्यू का। और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने पे किया मकान बनाने या खरीदने के लिए, वो माइनस करो तो आपको क्या मिल जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी तो उसमें क्या जोड़ेंगे? रिकवरी ऑफ एरियर रेंट या फिर अनरियलाइज रेंट जोड़ेंगे। ठीक है, अब जो उसमें जो जोड़ेंगे तो उसमें पहले 30% क्या करना पड़ेगा? माइनस करके फिर अमाउंट को बाहर लेनी। तो जो बचा हुआ टोटल अमाउंट आएगा उसको क्या बोलेंगे? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये बोलता है हमारा फॉर्मेट। ठीक है, अब एक एक चीजों की मीनिंग देखें। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मेरी थोड़ी सी एनर्जी डाउन लग रही थी, इच्छा नहीं हो रही थी पढ़ाने की, लेकिन है ना मैं वापस एकदम गियर में आ गया हूं।
तो क्लास 11:30 तक लगाते हैं, ठीक है, चलने दो ना भाई, क्या दिक्कत है। देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम म्युनिसिपल वैल्यूएशन की। नीलेश भाई, ये टीवी के पीछे हाथ डालना, उसको बटन है दबा दो तो, नीचे देख लो, झुक के देख लो। हाँ नहीं, बाजू, हाँ हो गया हो गया हो गया, भगवान आपका भला करे। चलो देखे, सबसे पहले बात करते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन की, लेकिन उसके भी पहले सुनो, उसके भी पहले है ना, एक नाम का मतलब पहले समझो। ये क्या लिखा हुआ है? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्ट वर्ड से क्या समझते हो आप? भूमिका एक्सपेक्ट नहीं, अपन तो नहीं माने। एक्सपेक्ट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपका 80% आ जाए बीकॉम फाइनल ईयर में, ये एक्सपेक्ट कर रहा है। एक्सपेक्ट सर उम्मीद कर, हाँ उम्मीद करना, ठीक है। इसका हिंदी में नाम होता है वांछित किराया, मतलब आप कितनी इच्छा रख रहे हो, कितना किराया आपका मकान कमा सकता है, एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये सुनो, यहां तक का जो पॉइंट है ना, ये इनकम टैक्स वाला क्या करता है मालूम है? एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपका मकान इतना किराया कमा के दे सकता है। एक्सपेक्ट कर रहा है, कौन एक्सपेक्ट कर रहा है? इनकम टैक्स वाला, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंट की कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये तीन चीजों की कंपैरिजन करनी पड़ेगी। कौन कौन सी तीन चीजें? म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड। ये तीन चीजों की कंपैरिजन करने के बाद जो अमाउंट आती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब ये इनकम टैक्स वाला इच्छा रख रहा है कि आपका मकान इतना किराया कमा के दे सकता है, और एक्चुअली कितना कमा के दे रहा है, इन दोनों के बीच में फाइनल कंपैरिजन होती है। मान लो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है 1,00,000 रुपए, इनकम टैक्स वाला सोच रहा है कि आपका मकान 1,00,000 किराया दे सकता है कमा के, और आपका मकान दे दिया 1,20,000, तो इनकम टैक्स वाला हमेशा किधर जाएगा? ज्यादा वाले की तरफ जाएगा। मतलब 1,20,000 कमा के दे रहा है तो हम 1,20,000 के ऊपर टैक्स लेंगे। और आपका अगर एक्सपेक्टेड रेंट 1,00,000 है और एक्चुअल रेंट कितना है? नहीं भाई, आपका मकान तो 1,00,000 दे सकता था ना, आप गलती की, आप क्यों कम में दे रहे हो किराए में? हम तो टैक्स किसके ऊपर लेंगे? 1,00,000 के ऊपर ही लेंगे। तो ऐसा है, ठीक है। तो फाइनल जो कंपैरिजन होती है ना, वो यहीं पर ही होती है। किसके किसके बीच में? एक्सपेक्टेड रेंट के बीच में और एक्चुअल रेंट के बीच में, ठीक है। मतलब इनकम टैक्स वाला कितना एक्सपेक्ट कर रहा है और हमारा मकान एक्चुअली कितना किराया कमा के दे रहा है। तो सबसे पहले हम अभी कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं? एक्सपेक्टेड रेंट की। तो इसके लिए, एक्सपेक्टेड रेंट के लिए तीन चीजें देखनी पड़ती है। क्या क्या? म्युनिसिपल वैल्यूएशन, दूसरा फेयर रेंट और तीसरा स्टैंडर्ड रेंट। तो मेरा पहला सवाल, म्युनिसिपल वैल्यूएशन मतलब क्या होता है? कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, सब चीज लिखा हुआ मैं आप लोगों को दूंगा। सबसे पहला सवाल, म्युनिसिपल वैल्यूएशन मतलब क्या होता है? आप लोग मकान, जिनके खुद के मकान है, उन लोग नगर पालिका में, नगर निगम में टैक्स पटाते हो कि नहीं मकान का? तो किसी का मकान छोटा होगा, किसी का मकान बड़ा होगा, किसी का सिंगल फ्लोर होगा, किसी का डबल फ्लोर होगा, किसी का ट्रिपल फ्लोर होगा, ठीक है। किसी के मकान का एरिया बड़ा होगा, किसी के मकान का एरिया छोटा होगा, किसी का मकान झोपड़पट्टी होगा। अलग अलग वैरायटी के मकान है। किसी की बिल्डिंग होगी तो किसी की कॉमर्शियल बिल्डिंग होगी, तो किसी का बंगला होगा। कुछ भी टाइप वैरायटीज ऑफ मकान होते हैं कि नहीं? मकान मतलब हाउस प्रॉपर्टी। तो क्या नगर पालिका वाला टैक्स आपसे एक ही बराबर की अमाउंट लेता है? गरीब से भी और अमीर से एक ही बराबर टैक्स लेता है? तो वो टैक्स लेने के लिए मकान को देखता है कि जिसका बड़ा मकान होगा, सीधी सी बात है कि टैक्स भी क्या लेगा? ज्यादा लेगा। और जिसका छोटा मकान होगा तो कम, जिसका डबल फ्लोर होगा तो ज्यादा, सिंगल फ्लोर होगा तो कम। तो नगर पालिका वाले को पता कैसे चलता है कि आपका मकान कितना बड़ा है? इसके लिए जब मकान बनने वाला होता है तो स्टार्टिंग में नक्शा पास करवाना पड़ता है। याद है नक्शा कहां से पास होता है? नगर निगम से ही होता है। तो नगर निगम में जाके नक्शा पास कराने का मतलब क्या है? कि वो आपसे टैक्स लेना चाहता है, तो वो आपके मकान का क्या करता है? अपने रिकॉर्ड्स में एक एंट्री करता है कि इस आदमी का मकान इतना बड़ा मकान है,
ये इतने एरिया में कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, इतने फ्लोर का है, पूरा पूरा क्या करवाना पड़ता है, वहां पे जाके एंट्री करवानी पड़ती है और एक रफ नक्शा बना के देता है वो आपको, तो उसी को बोलते हैं नक्शा पास कराना। वो किस कारण से नक्शा पास करवाना पड़ता है, ताकि नगर पालिका वाले को पता रहता है कि आपका मकान इतना बड़ा है तो हम उतना साल में आपसे क्या करेंगे, टैक्स लेंगे। तो टैक्स की जो अमाउंट है ना डायरेक्टली नहीं निकलती, टैक्स की अमाउंट क्या करता है नगर पालिका वाला, वो हर मकान का एक म्युनिसिपल वैल्यूएशन कैलकुलेट करके रखता है, डिपेंड ऑन देयर एरिया, या फिर एरिया मतलब कितने बड़े साइज का मकान है। तो क्या कैलकुलेट करता है नगर पालिका वाला, म्युनिसिपल वैल्यूएशन। मान लो आपका मकान का म्युनिसिपल वैल्यूएशन आ रहा है 1,20,000 रुपया साल का। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कभी भी पर ईयर का ही होता है ना, तो मान लो आपके मकान का म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना आ रहा है, 1,00,000 रुपए। म्युनिसिपल वैल्यूएशन का मतलब है कि नगर पालिका वालों के हिसाब से आपका मकान साल में कितनी इनकम जनरेट कर सकता है। आई बात समझ में। म्युनिसिपल वैल्यूएशन का मतलब क्या है, नगर पालिका वालों के हिसाब से आपका मकान साल में कितनी इनकम जनरेट कर सकता है। तो ये मान लो 1,20,000 आ रहे हैं, तो इसी के ऊपर आपसे लगभग 10% टैक्स ले लिया जाएगा साल का, मतलब कितना रुपया, 12,000 रुपए। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन मतलब क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ हाउस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ये जो वैल्यू रिकॉर्ड करके रखता है म्युनिसिपल वाला, वो एनुअल वैल्यू होती है। क्या होती है, एनुअल वैल्यू, मतलब साल भर की वैल्यू होती है कि आपका मकान कितना किराया कमा के दे सकता है। उसी के बेस पर ही आप लोगों से क्या किया जाता है, टैक्स लिया जाता है। अब सीधी सी बात है, छोटा मकान होगा तो उसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्या आएगा, कम आएगा, तो टैक्स भी कितना पड़ेगा, कम पड़ेगा। और म्युनिसिपल वैल्यूएशन ज्यादा आ रहा है तो आपका मकान भी मतलब टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। दूसरा आता है फेयर रेंट। दूसरा आता है क्या, फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब, फेयर रेंट का मतलब होता है कि आपका मकान अभी 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 किसके हिसाब से आपका मकान कितना रुपए किराया दे सकता है, म्युनिसिपल। ये इन लोग सोच के बैठे। फेयर रेंट मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट। मार्केट के हिसाब से आपका मकान का किराया कितना होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, फेयर रेंट। आई बात समझ में। मतलब सोच के देखो ना यार, आप अगर अपने मकान को किराए में देना चाहते हो तो कैसे दोगे किराए में। सामने वाला गरीब है तो कम लगा दो, अमीर है तो ज्यादा ले लो, ऐसे ही करोगे। सामने वाले को थोड़ी देखते हो, आप अपने मकान के लोकेलिटी को देखते हो कि भाई इस एरिया में अपना मकान का क्या रेट चल रहा है किराए का, उसके हिसाब से क्या करते हो आप, मार्केट वैल्यू का, रेंट का मार्केट वैल्यू डिसाइड होता है। तो मार्केट वैल्यू, मार्केट में जो रेंट की वैल्यू चल रही है आपके मकान की उसी लोकेलिटी में, आपके ही जैसे मकान की, तो उसको बोलेंगे हम मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट। ठीक है। फेयर रेंट किसके हिसाब से निकलती है, मार्केट के हिसाब से। और म्युनिसिपल वैल्यूएशन किसके हिसाब से निकलती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से। तीसरा, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या होता है, सुनो। ये खासकर है ना बड़ी बड़ी सिटियों में ज्यादा देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, जैसे मान लो आप लोग कभी कभी किसी बड़े शहर में जाके रेंट वेंट में रूम वूम लेके रहे हो, ऐसा किसी के साथ हुआ है, भाभी हुआ है। सुनो, मान लो मैं बेंगलोर की बात करता हूँ। बेंगलोर एक आईटी सिटी है, वहां पे पूरे वर्ल्ड से, पूरे इंडिया से जो लोग हैं जॉब करने के लिए जाते हैं। तो वहां पर अगर लोग, जो लोग जा रहे काम करने, तो सीधी सी बात है वहां मकान तो खरीदेंगे नहीं, नौकरी करने जा रहे तो रेंट पे ही रहेंगे। तो वहां पे जो मकान के मालिक लोग हैं ना, उन लोगों ने क्या किया है, डिमांड बढ़ रही है, सीधा से इकोनॉमिक्स, जिस चीज की डिमांड बढ़ रही है तो क्या करेंगे, उसकी प्राइस भी बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो क्या हो रहा है, एक आदमी गया किसी मकान मालिक से बात किया, बोलता है मैं 10,000 रुपए किराए में दूंगा आपको मकान। बात करके गया, दूसरा आके खड़े हो गया 12,000 देने के लिए तैयार है, तीसरा आके खड़े हो गया 15,000 देने के लिए तैयार है। तो भाई यहाँ तो मकान के मालिक की क्या बढ़ती जाएगी,
लालच बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, वो तो 50,000 में मिल जाएगा तो भी कम है उसके लिए। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? मकान मालिक का तो फायदा है ना, नुकसान किसका हो रहा है? किराएदारों का नुकसान हो रहा है। तो यहां पर किराएदारों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हो रहा था, जिसके कारण गवर्नमेंट ने एक है ना कानून बनाया। कौन सा कानून बनाया? कानून का नाम है रेंट कंट्रोल एक्ट। क्या बनाया? रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट किसने बनाया? गवर्नमेंट ने बनाया गौरव। और उस एक्ट में ये लिखा है कि इतना बड़ा अगर मकान होगा तो उस मकान से आप इतने से ज्यादा रुपए किराया वसूल नहीं सकते। ये रेंट कंट्रोल एक्ट बोलती है, ठीक है। और ये रेंट कंट्रोल एक्ट बड़े बड़े शहर में लागू होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेंट कहां से आता है? रेंट कंट्रोल एक्ट में जो रेट्स प्रिस्क्राइब्ड है मकान के, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रेंट। मतलब गवर्नमेंट ही बताती कि इस मकान का इससे ज्यादा किराया नहीं होना चाहिए। हम अभी क्या कर रहे हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो बड़ी चीज है, वो हम कैलकुलेट करेंगे बाद में। हम अभी सबसे पहले क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड रेंट की कैलकुलेशन करने के लिए आपको तीन चीजें देखनी पड़ती। कौन कौन सी तीन चीजें? म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन कौन डिसाइड करके बताता है? नगर पालिका, नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फेयर रेंट कहां से पता चलता है? मार्केट से या हमारे लोकेलिटी से। और स्टैंडर्ड रेंट कौन बताता है? गवर्नमेंट, रेंट कंट्रोल एक्ट बताती है। तो इसलिए देखना, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट में जो ज्यादा होता है उसको लेते हैं। और और जैसे ही जब कंपेयर किससे किया जाता है? स्टैंडर्ड रेंट से, तो यहां पर क्या देखा जाता है? विचलन। क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट क्या बोलता है? इस रेंट से ज्यादा आपको किराया वसूलना नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की खुद की बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि भाई एक तरफ बोलते हो कि ज्यादा के ऊपर टैक्स लेंगे और आपका रेंट कंट्रोल एक्ट बोलता है इससे ज्यादा इनकम होनी नहीं चाहिए आपकी। तो इसलिए यहाँ पर क्या देखा जाता है? विच एवर इज लोअर देखा जाता है। क्लियर है? तो ये तीनों में कंपेयर करने के बाद जो अमाउंट आती है उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। इतना इनकम टैक्स वाला आपसे एक्सपेक्ट करता है कि इतना मकान का क्या होना चाहिए? किराया होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? अब उसके बाद बात करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड की। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड मतलब एक्चुअली आपने मकान को किराए में तो दिया होगा, अभी तक तो हवा में ही बात हो रही है। अब एक्चुअली आपने कितना रुपए मकान को किराए में दिया हुआ है, वो रेंट जो रिसीव हो रहा होगा वो यहां ले लो। तो यहां पर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड भी वर्ड यूज करते हैं और रिसीवेबल भी वर्ड यूज करते हैं। कभी कभी कोई किराएदार लेट से किराया देता है तो कमा तो लिया ना एक्रूअल बेसिस पे, तो यहाँ पे रिसीव्ड भी वर्ड लेते हैं और कौन सा वर्ड लेते हैं? रिसीवेबल भी, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल जो भी अमाउंट आ रही है उसको ले लो और ये दोनों में कंपेयर करो। दोनों में जो ज्यादा होगा वो आपकी क्या हो जाएगी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब यहां तक आपकी रिसिप्ट की बात हो गई, इनकम की बात हो गई। अब इनकम कमाने के लिए बंदा खर्चा भी तो करता है कि नहीं करता है? खर्चा भी करेगा। तो अब नीचे जो बात होगी किसकी बात होगी? खर्चों की बात होगी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कमा लिए, इतना आपकी इनकम मान ली हम। अब आपका खर्चा कितना कितना हो रहा है? जैसे कि आपने म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स का रिलेशन सीधा सीधा किससे होता है? तो ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स पे किए होंगे मकान का तो वो माइनस कर लो। अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, ऑफ प्रीवियस ईयर में अगर कोई किराए का पैसा क्या हो गया? डूब गया। प्रीवियस ईयर में अगर कोई किराएदार पैसा नहीं दिया, डुबा दिया पैसा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनरियलाइज्ड रेंट। तो ये तो हमारे लिए खर्चा है और ये हमारे लिए क्या है? लॉस है। तो इसमें ये इनकम है, ये दोनों माइनस करो तो आपको क्या मिल जाएगा? एनुअल वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद एनुअल वैल्यू में हम क्या माइनस करते हैं? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 माइनस करते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन जब 24 माइनस करेंगे तो सबसे पहला आपने को क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। क्या होता है? मकान का जो मालिक है ना दितेश, वो ये खर्चा तो कर ही रहा है, ये खर्चा किया और एक नुकसान हुआ है उसको, ठीक है। फिर 30% और क्या चीज का मिलता है? क्या होता है? मकान के मालिकों को बहुत सारे खर्चे होते हैं, मेंटेनेंस का खर्चा, रिपेयरिंग का खर्चा, पुताई रंगाई करा रहा है उसका खर्चा, बहुत सारे चिल्लर चिल्लर खर्चे होते हैं। तो इनकम टैक्स वाले ने बोला देखो यार कहाँ हिसाब किताब लगाते रहोगे आप लोग, एक एक तो खर्चा, किसी का ज्यादा हो रहा है किसी का कम हो रहा है, तो आप एक काम करो 30% माइनस कर लो अपने हिसाब से। चाहे आपका एक्चुअली खर्चा ज्यादा हुआ होगा
तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, और अगर खर्चा कम हुआ होगा तो भी दिक्कत नहीं है, खर्चा नहीं भी होगा तो भी दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, 30% फ्लैट बेसिस पे माइनस कर लो। हम ये मान लेते हैं कि आपका इतना खर्चा हुआ होगा, तो इतनी आपकी इनकम कमाए, और जितने भी चिल्लर चिल्लर खर्चे थे सबको किसमें इंक्लूड कर लिए, 30% में ले लिए। ठीक है, क्वेश्चन जब बनाओगे ना तो आपको बहुत सारे खर्चों की लिस्ट देखने को मिलेगी, वो सब कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा, सिर्फ क्यों नहीं अलाउ होगा, क्योंकि सब 30% में इंक्लूड हो गया। एक्चुअली भले अमाउंट ज्यादा है या कम है मतलब नहीं उससे, तो इसमें ये माइनस कर दो। फिर एक खर्चा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का, एक खर्चा किसका होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर क्या लिखा हो अभी ध्यान मत दो उसको। इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब मकान बनाने या खरीदने के लिए लोन लिया रहता है ना, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, उसकी डिडक्शन ले लेंगे। कभी कभी क्या होता है, लोन लिया रहता है, मान लो बेटी की शादी के बच्चे की पढ़ाई के लिए लिया है, तो उसका ब्याज अगर यहाँ पे माइनस करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन कब माइनस होगा, टेकन फॉर परचेस या फिर कंस्ट्रक्शन या फिर रिपेयर या फिर रिनोवेशन। अगर मतलब कुल मिला के लोन किस लिए लिया है, मकान से रिलेटेड लिया है। ठीक है, परचेस करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिपेयर कराने के लिए या फिर रिनोवेशन कराने के लिए, तभी उसके ऊपर जो ब्याज बनेगा उसकी डिडक्शन मिलेगी। बच्ची की शादी, बेटे की पढ़ाई, किसी फर्म को किसी और को उधारी देने के लिए लोन लिया है तो इसके लिए डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद इंटरेस्ट और लोन में माइनस हो गया, माइनस होने के बाद जो आ गया उसको क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, नहावा क्या करो तो यार आप लोग सब कोई, जिसका चेहरा देख रहे हो हाँ ऐसे ऐसे कर रहे, नहाए हो आज, आज मालूम है सबसे ज्यादा ठंडी थी आज 10 डिग्री, और आज सबसे ज्यादा थी ठंडी। मैं उठने के पहले वही देखता हूँ आज नहाना है कि नहीं नहाना है, तो शुरू के 5 मिनट में लगा नहीं नहाना चाहिए, लेकिन जैसे मैं बाथरूम में घुसा, बाथरूम में घुसते तो भाई सीधी सी बात है बिना कपड़े ही नहाते हैं सब अरे प्रैक्टिकल बात है यार, इसमें हंसने वाला क्या बात। तो मैं गया, शावर चालू किया, घुस गया अंदर, इतना ठंडा पानी में भी नहाया, उसके बाद है ना बिल्कुल ठंडी नहीं लगती, नींद नहीं आती, करके देखना। हाँ लौह पुरुष कौन कौन नहा के आया है, नहाओ भाभी, आपको तो यार गर्मी लग रही होगी ना। इन लोग अभी 3-4 महीने से ना वहां रह रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, उत्तराखंड में, तो वहां की ठंडी कुछ ज्यादा थी, तो इन लोग यहाँ आए ना तो वहां से कंपेरिटिवली यहाँ ठंडी कम है। अभी अभी आए हैं 2-3-4 दिन पहले। चलो तो ये आपकी इनकम हो गई। और क्या होता है कि पिछले समय में मान लो कोई किराएदार आपका क्या पैसा डुबा दिया किराए का, है ना, अब उसको रात को नींद नहीं आ रही है, तो इस साल में लग रहा है कि उसको पैसा वापस दे देना चाहिए। तो डूबा हुआ पैसा अगर किराए का हमको रिकवरी हो रही है तो उसको क्या कर दो, इनकम है, इनकम में जोड़ दो, लेकिन 30% माइनस करके दे देना। 30% माइनस करो, यहाँ पे क्या करो, टोटल जो आएगा आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने 2 लेयर कंप्लीट कर दिए भाई, एक तो ओवरव्यू भी दे दिया और कौन कौन सी चीजों की क्या क्या मीनिंग होती है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, ये सब लिखा हुआ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और सुनो, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिख रहा है ना आप लोगों को, ये पूरा पूरा एक क्लास खाएगा सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और अगर आपसे ये नहीं बनता है तो क्वेश्चन भी नहीं बना पाओगे। इंटरेस्ट ऑन लोन ये पूरी पूरी एक क्लास खाएगा। तो कल की क्लास में मैं चालू तो कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन खत्म परसों की क्लास में होगा। ठीक है, तो आज की क्लास अपन ओवर करते हैं, इसके आगे का अपन देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।